2014 एक साइबर अटैक से सोनी पिक्चर्स का डेटा लीक हो जाता है, मगर इस लीक डेटा का एक ईमेल पूरे हॉलीवुड का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इस ईमेल में एक एक्टर को इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया था और वो एक्टर था एंड्रयू गारफील्ड, एक ऐसा इंसान जिसने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पूरी जान लगा दी मगर फिर भी ये फ्रेंचाइज सरवाइव नहीं कर सकी। तो आखिर इतना जबरदस्त एक्टर स्पाइडरमैन के रोल में फेल कैसे हो गया? क्या इसमें एंड्रू का फॉल्ट था या फिर इसके पीछे है स्टूडियो पॉलिटिक्स? एंड द आंसर्स विल शॉक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। दो 2000 की शुरुआत में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बहुत पॉपुलर था, लेकिन स्पाइडरमैन 3 के मिक्स रिव्यूज और सैम राइमी के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस के बाद सोनी पिक्चर्स को लगा कि उन्हें फ्रेंचाइज को रिबूट करना चाहिए। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के मुकाबले सोनी ने इस बार के स्पाइडरमैन को विटी बनाने का प्लान किया था। इसके लिए सोनी ने एक इंटेंस कास्टिंग प्रोसेस शुरू किया जिसमें हॉलीवुड के कई यंग एक्टर्स शामिल थे जैसे जॉश हचिसन एंड जेमी बेल। मगर जब एंड्रयू ने स्पाइडरमैन का स्क्रीन टेस्ट दिया तो उन्होंने विटी और सरकास्टिक डायलॉग्स का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाया जो सोनी पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। एंड 2012 में जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन रिलीज हुई तो एंड्रयू गारफील्ड को स्पाइडरमैन के नए वर्जन के लिए काफी प्रेज मिला। जहां एक तरफ एंड्रयू के विटी पोर्ट्रेयल ने स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बना दिया था, तो दूसरी तरफ पीटर और ग्वेन स्टेसी की केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। मगर कुछ लोगों को द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का टोन उतना पसंद नहीं आया जितना टोबी मैगवायर वाले वर्जन का था। लेकिन एंड्रयू का स्पाइडी थोड़ा ज्यादा सरकास्टिक था, जो कॉमिक बुक से काफी हद तक मैच करता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद सोनी ने इसका सीक्वल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बनाने का डिसीजन लिया। मगर 2014 में जब ये मूवी रिलीज हुई तो सोनी स्टूडियोज के अंदर की वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स सामने आई जिसने एंड्रयू के करियर को दांव पे लगा दिया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सोनी के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, मगर इस बार सोनी वाले फ्यूचर प्लानिंग में इतना डूब गए कि प्रेजेंट की अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पे उनका फोकस कंप्लीटली डाइवर्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट मूवी के डायरेक्टर मार्क वेब और एंड्रयू को यह एहसास हो चुका था, मगर दे वर जस्ट एम्प्लॉइज जिनकी आवाज कभी अपर मैनेजमेंट तक पहुंची ही नहीं। धीरे धीरे सोनी एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया कि वो एंड्रयू के काम में इंटरफेरेंस करने लगे। द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रयू के लिए एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि उनके ऊपर टोबी मैगवायर से बेटर परफॉर्म करने का प्रेशर था। मगर जब आप एक आर्टिस्ट से उसकी क्रिएटिविटी छीन लोगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? और जब स्पाइडरमैन रिलीज हुई तो जिस बात का एंड्रयू को डर था वही हुआ। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई। इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका ओवर क्राउडेड प्लॉट। फिल्म में एक साथ ढेर सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी गई जिसकी वजह से मूवी ओवर स्टफ्ड लगने लगी। नो डाउट पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी के बीच का रोमांस काफी हार्टवेलमिंग था, लेकिन इसे इतना ज्यादा फोकस मिला कि मेन स्पाइडरमैन मूवी से ऑडियंस का अटेंशन डाइवर्ट हो गया। विलन्स का डेवलपमेंट एक स्पाइडरमैन मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हर विलन हाफ बेक्ड और इनकंसिस्टेंट था। फिल्म काफी ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करती है कि सिनिस्टर 6 को कैसे टीज किया जाए, लेकिन स्पाइडरमैन की अपनी कहानी को प्रॉपर्ली कंक्लूड ही नहीं कर पाती। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक विजुअली अपीलिंग फिल्म थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स का एब्सेंस इसका डाउनफॉल बन गया। मूवी का ओवरऑल रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर मिक्स रहा और ये मूवी एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस नंबर्स अचीव नहीं कर पाई, मगर इसका सबसे बड़ा प्राइस एंड्रयू को पे करना पड़ा। एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देने के बावजूद स्टूडियो पॉलिटिक्स की वजह से मूवी का फोकस विलेंस और लौंडियाबाजी में लगा रहा। एक इंटरव्यू में एंड्रयू ने कहा था कि मैंने स्पाइडरमैन का रोल लिया था स्टोरी को सर्व करने के लिए, लेकिन जब कॉर्पोरेट डिसीजन स्टोरी को डिक्टेट करते हैं तो एक आर्टिस्ट के लिए वो हार्ट ब्रेकिंग होता है। मगर एंड्रयू के स्टेटमेंट के बाद सोनी और एंड्रयू के रिश्तों में दरार आने लगी और फिर आया ये 2014 जब एंड्रयू गारफील्ड और सोनी के बीच की कंट्रोवर्सी एक अलग लेवल पर पहुंच गई। दरअसल 2014 में सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को स्टार्ट करने का प्लान किया। एंड्रयू गारफील्ड को पीटर पार्कर के रोल में वापस लाना कंफर्म था। उस समय सोनी पिक्चर्स के चीफ कज हराई ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद रियो डे जेनेरो में एक ग्रैंड इवेंट अरेंज किया था, जहां वो एंड्रयू को स्पाइडरमैन 3 के लिए ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे। मगर एंड्रयू ने लास्ट मोमेंट पर इवेंट पे आने से मना कर दिया। एंड्रयू ने तो तबीयत खराब होने का रीजन दिया, बट मुझे लगता है कि इस स्टेज तक आते आते उनका इंटरेस्ट स्पाइडरमैन से बिल्कुल खत्म हो चुका था। कज हराई और सोनी की टीम को ये बात बहुत एम्बैरेसिंग लगी। इवेंट में 750 लोग आए हुए थे और एंड्रयू का ना आना एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट माना गया। हिराई को अपनी स्पीच लास्ट मिनट पे चेंज करनी पड़ी और इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोनी के एग्जीक्यूटिव्स पर पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद सोनी और एंड्रयू के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी
सोनी को लगा कि उन्हें स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को नए तरीके से रीबूट करना चाहिए। अब उस वक्त तो एंड्रू को फायर करने वाली बात एक स्पेकुलेशन थी, मगर ये स्पेकुलेशन 2014 के एंड तक एक रियलिटी बन गई जब सोनी पिक्चर्स पे एक नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप गार्डियंस ऑफ पीस ने साइबर अटैक किया, जिसमें कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स और सीक्रेट्स बाहर आ गए। इन्हीं लीक्ड ईमेल्स की वजह से एंड्रू गारफील्ड और सोनी के बीच चल रही पॉलिटिक्स सामने आई और कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। एक लीक्ड ईमेल में सोनी के चेयरमैन कज हराई ने बताया कि एंड्रू गारफील्ड ने एक इंपॉर्टेंट इवेंट से लास्ट मोमेंट पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। कज हराई ने इस बात को अनप्रोफेशनल कहा और इससे एग्जीक्यूटिव्स के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। इसके अलावा सोनी पिक्चर्स की को चेयरपर्सन एमी पास्कल के ईमेल से भी ये बात क्लियर होती है कि वो एंड्रू के एटीट्यूड से नाराज थी। पास्कल ने कहा कि एंड्रू का ब्लंट नेचर स्टूडियो के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए एंड्रू को स्पाइडरमैन के रोल से रिप्लेस करना ही बेहतर होगा। मगर हद तो तब पार हो गई जब एक ऐसा ईमेल मिला जिसमें मार्वल एग्जीक्यूटिव्स ब्लेम गेम खेल रहे थे। एग्जीक्यूटिव्स ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के लिए एंड्रू को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया। जब ये ईमेल्स फैंस के सामने आए तो वो सोनी पिक्चर्स पे बुरी तरह से भड़के और एंड्रू के सपोर्ट में खड़े हो गए। पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे कितनी पॉलिटिक्स होती है। इस हेट से बचने के लिए सोनी वालों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया और भागे भूत की लंगोटी की तरह स्पाइडरमैन को मार्वल के हाथों में सौंप दिया। और इसी के साथ एंड्रू गारफील्ड हॉलीवुड के सेकंड स्पाइडरमैन बनके कहीं खो गए। लेकिन मार्वल वालों को एंड्रू की वर्थ मालूम थी एंड फिर ये 2021 में उन्होंने थर्ड टाइम स्पाइडरमैन के सूट को पहना और वो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड के साथ दिखाई दिए। एंड्रू का परफॉर्मेंस दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने अपने ऑकवर्ड येट चार्मिंग स्पाइडरमैन का मैजिक फिर से क्रिएट कर दिया था। तो इतना सब हो जाने के बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूं यारो कि क्या एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के फेलियर का रीजन था? मेरे हिसाब से तो ये एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग परफॉर्मेंस थी जिसने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इतनी सारे फ्लॉज होने के बाद भी ऑडियंस को सीट में चिपका के रखा। हाँ, मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि लास्ट मिनट पे एंड्रू गारफील्ड का उस इवेंट पे ना जाना हाईली अनप्रोफेशनल था। मगर हमें भी एक चीज समझनी पड़ेगी यार कि जब वो इंसान हाईली प्रोफेशनल बन रहा था और वो अपना 100% देने को तैयार था, तब सोनी के कानों में जू तक नहीं देंगी। एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन जर्नी सिर्फ एक आर्टिस्टिक जर्नी नहीं है, बल्कि स्टूडियो इंटरफेरेंस और कॉर्पोरेट ग्रीड की कहानी है जिसने एक प्रॉमिसिंग एक्टर के फ्यूचर को डिरेल कर दिया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मार्वल एंड्रू गारफील्ड को दोबारा रिकास्ट करे और उन्हें अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका दे। तो क्या आप भी एंड्रू गारफील्ड को कम बैक करता हुआ देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सके। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।